हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे ये बिहार दरोगा का जो वॉल्यूम 2 आया है ट्यूटोरियल का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 15 दिया गया है, उसी को मॉडल सेट को आज देखेंगे। बारी बारी से हम लोग एक से देखेंगे। इसमें प्रत्येक सेट में 100 प्रश्न दिया गया है और मैथ के भी क्वेश्चन दिए गए हैं। उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? उसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें 15 सेट को दिया गया है वॉल्यूम 2, ठीक है, वॉल्यूम 2। इसी के साथ चलिए सेट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज सेट नंबर 1 को देखेंगे। सेट नंबर 1 को देखेंगे, उसी कड़ी में पहला प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित शासक में से किसने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। बात करेंगे महामल्ल की उपाधि की थी, ये किए थे नरसिंहवर्मन प्रथम, ठीक है। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि एवं वातापी कोंड का उपाधि भी धारण किया था। किसका? वातापी कोंड का भी उपाधि धारण किया था। कौन? नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड का भी उपाधि धारण किया था। और बात करेंगे नरसिंहवर्मन द्वितीय का, तो ये कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? कांची स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला के विकास की बात करेंगे तो सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में हुआ था। और गुप्त वंश की स्थापना की बात करेंगे तो श्रीगुप्त ने किया था। और गुप्त वंश की अंतिम शासक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका विष्णुगुप्त। कौन हो जाएगा? विष्णुगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था। मिनांडर को पराजित करने की बात बताएंगे तो ये पुष्यमित शुंग किया था। किसने? पुष्यमित शुंग ने किया था। और पुष्यमित शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना किया था। किसका? शुंग वंश की स्थापना किया था। और शुंग वंश की राजधानी की बात करेंगे तो ये आपको कहाँ था? विदिशा था, ठीक है। विदिशा शुंग वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो ये मगध की राजगद्दी पे 322 ईस्वी पूर्व में बैठा था। और 305 ईस्वी की बात करेंगे तो इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कब? 305 ईस्वी पूर्व में। किस वेद में परीक्षिति को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा किस में कहा गया है? तो अथर्ववेद में। किस में? अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अथर्ववेद में ही परीक्षिति को कुरुओं का राजा कहा गया है। और इसमें इसकी रचना की बात करेंगे तो किसने? अथर्वा ऋषि ने किया है। और सभा एवं समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया है? तो ये आपको अथर्ववेद में ही कहा गया है, ठीक है। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो ये गोपथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? ये गोपथ हो जाएगा। गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो ये किया था इब्न बतूता को। किसे किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिए गए प्रश्नों में सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है हमको ये देखना है। तो दीवाने खैरात की बात करेंगे तो ये FST किया था, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक ही किया था। और इसके संबंध की बात करेंगे तो ये आपको दान विभाग से था। किससे? दान विभाग से। दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो ये आपको बलवन किया था। और इसका किससे संबंध था? तो ये हो जाएगा आपका सैन्य विभाग से इसका संबंध था। दीवाने कोही की बात करेंगे तो MBT किया था। ये भी सही है आपका। इसका बात करेंगे तो ये कृषि से संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक नहीं, ये गलत है आपका। दीवाने मुस्तखराज की बात करेंगे तो ये आपको किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और इसके संबंध की बात करेंगे तो इसका संबंध वित्त विभाग से था। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त कर लिया था। अकबर ने अपने आप को कब हरमदल से मुक्त कर लिया? तो ये हो जाएगा आपको 1562 ईस्वी में। कब? 1562 ईस्वी में कर लिया था अपने आप को हरमदल से मुक्त। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका अलवर्दी खान। कौन हो जाएगा? अलवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किस गवर्नर
किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर दिया गया? कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता को स्थानांतरित कर दिया गया था। ये किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही मुर्शिदाबाद से कलकत्ता राष्ट्रीय कोषागार को हस्तांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, यानी बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? ये हो जाएगा आपका 16 अक्टूबर 1905 को। कब हुआ था पूर्ण रूप से लागू? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भूमिज विद्रोह का संबंध, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? भूमिज विद्रोह का संबंध की बात करेंगे तो ये हो जाए आपका झारखंड से। कहाँ से? झारखंड से संबंध रखता है। किसी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और अरविंद घोष ने क्या कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। क्या चीज़ से? क्षय रोग से मरने वाला है कांग्रेस। जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई। कब प्रकाशित की गई थी? जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके संबंध में जांच करने के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी। वो अपना रिपोर्ट कब प्रकाशित किया पूछ रहा है। तो ये क्या था आपको? 1920 में। कब किया था? 1920 में किया था। जालियांवाला बाग के हत्याकांड की बात करेंगे तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय विद्रोह के कारण के पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो बात करेंगे ये सर सैयद अहमद खान है। कौन है? सर सैयद अहमद खान पुस्तक कौन सा? भारतीय विद्रोह के कारण के लेखक हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका कर्णप्रयाग, ठीक है, कर्णप्रयाग कहा जाता है। और बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, यहाँ पे दिया हुआ है रुद्रप्रयाग की, तो ये हो जाएगा आपको अलकनंदा एवं मंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी हो जाएगा। और बात करेंगे हम विष्णुप्रयाग की, तो ये आपको विष्णुप्रयाग जो हो जाएगा धौलीगंगा एवं विष्णुगंगा, ठीक है, धौलीगंगा एवं विष्णुगंगा हो जाएगा ये विष्णुप्रयाग का। और कर्णप्रयाग अभी हम लोग पढ़ ही लिए हैं, अलकनंदा एवं पिंडार नदी। और एक हो जाएगा आपको देवप्रयाग आपका हो जाएगा अलकनंदा एवं भागीरथी, ठीक है, अलकनंदा एवं भागीरथी। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो ये हो जाएगा आपको काली मिट्टी में, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपको डक्कन पास, ठीक है, डक्कन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। और बात करेंगे हम पाक स्टेट को, ये जोड़ती है आपको तमिलनाडु को श्रीलंका से, ठीक है, तमिलनाडु को श्रीलंका से। 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, ठीक है, छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। और एक बच गया है कौन सा? ये आपको बच गया है कोक स्टेट ना। कोक स्टेट जो है आपको कोक द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को जोड़ती है, ठीक है, कोक द्वीप एवं उत्तरी अंडमान को। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो ये हो जाएगा आपका हिमाद्री का। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ, म्यांमार को देखेंगे हम लोग, म्यांमार क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो एक लगता है आपको मिजोरम, एक लगता है मणिपुर, एक लगता है नागालैंड, एक लगता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लगता है। तो 4 हो गया। कितना हो गया आपका? 4 हो गया। अगला प्रश्न है कि काराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? काराकुम रेगिस्तान की बात करेंगे तो ये आपको तुर्कमेनिस्तान में, कहाँ स्थित है? आपको तुर्कमेनिस्तान में काराकुम रेगिस्तान स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? रूस में स्थित नहीं है तो ये विनिपेग झील जो है रूस में नहीं, ये आपको कनाडा में है। कहाँ है आपको? ये कनाडा में देखने को मिलेगा। कौन सा? विनिपेग झील। और बाकी सारा जो है ओनेगा झील, बैकाल झील, लाडोगा झील, ये आपको हो जाएगा रूस में हो जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा देश भू अवशेषित देश नहीं है? भू अवशेषित देश नहीं है, ये हो जाएगा आपका पलाऊ। कौन हो जाएगा? पलाऊ हो जाएगा। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो ये आपको केरल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। और जबकि महाराष्ट्र में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में आपको गिरना परियोजना है। कौन सा है? गिरना, ठीक है, गिरना परियोजना जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार के किस क्षेत्र से, बिहार के
बिहार के किस क्षेत्र से सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? सबसे अधिक गन्ना के उत्पादन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से। किस? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से। रेखी समिति का संबंध किस कर से तो है? तो रेखी समिति की बात करेंगे ये अप्रत्यक्ष कर से है। किससे? अप्रत्यक्ष कर का संबंध है रेखीय समिति से। और एल.के. झा समिति की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एल.के. झा समिति का बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष। एल.के. झा समिति का भी संबंध जो है आपको अप्रत्यक्ष कर से ही है, और रेखीय समिति का भी अप्रत्यक्ष कर से है। और प्रत्यक्ष कर से की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाचू समिति। कौन सा हो जाएगा? बाचू समिति। ठीक है, बाचू समिति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास की बात करेंगे तो ये भी आपको 15 में हुआ, सागरमाला भी 15 में हुआ, सुकन्या समृद्धि भी आपको 15 में हुआ। लेकिन भारतमाला परियोजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है 2017 में की गई है। कब की गई है? 2017 में की गई है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? तो राउरकेला आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, राउरकेला दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और कौन कौन किया गया था इसमें? आपको दुर्गापुर भी, भिलाई भी था, राउरकेला भी था। ठीक है, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहयोग से किया गया था, भिलाई की बात करेंगे तो ये रूस के सहयोग से किया गया था, और राउरकेला की बात करेंगे तो ये आपको जर्मनी के सहयोग से किया गया था। किसके? जर्मनी के सहयोग से किया गया था। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है? तो आपको किया गया है 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो ये हो जाएगा आपको प्रस्तावना में। कहाँ देखते हैं हम लोग? तो प्रस्तावना में देखते हैं। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन किस मौलिक अधिकार से होता है? तो ये समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार से। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये आपको किया गया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 1978 में किया गया है। ठीक है, 1978 में किया गया है, और ये 74 के 1 में प्रावधान जोड़ा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को वापस भेजने का प्रावधान। अगला प्रश्न है कि प्रथम स्पीकर कौन से थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये जीबी मावलंकर के विरुद्ध में लाया गया था। जीबी मावलंकर के विरुद्ध में लाया गया था। कब? 1954 में लाया गया था। अगला प्रश्न है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया है? देखिए 2005 तो सभी को याद रहता है। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? जून 2005, अगस्त 2005, अक्टूबर 2005 और दिसंबर 2005। इसकी बात करेंगे ना तो ये जून 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, जून 2005 में 15 जून 2005 को स्वीकृति दी गई थी, और इसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया था। कब? 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत स्तर पे ये करता है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है पंचायत स्तर पे? तो पंचायत सचिव करता है। कौन? पंचायत सचिव करता है। उपयुक्त कथन के संबंध में कौन से कथन सही है आपको वो देखना है। ठीक है, सही कथन को संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई तथा अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है।
ठीक है, ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, बिल्कुल सही है। ये हमारा दोनों का दोनों कथन जो सही है, लेकिन बिल्कुल सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई है? तो हिंदी की राजभाषा के रूप में 1949 में मान्यता दी गई है। कब? 1949 में दी गई है। और 14 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। कब? 14 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है, 14 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज सूची किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का, कहाँ का? राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है कि हरितगृह प्रवाह का क्या अर्थ है? हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ठीक है, वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के हानिकारक और लाभदायक दोनों इसलिए हो जाते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है और इसी के तहत वो ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। कार्टोजोना प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है? कार्टोजोना प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से। कब हो जाएगा? जैव सुरक्षा समझौता से। और आपको ये कब आया था? 29 जनवरी 2000 में स्वीकार किया गया था इसको, और यह 2003 से प्रभावी हो गया था, ठीक है, 2003 से प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति की बात करेंगे तो सर्वाधिक सुंदरबन में पाई जाती है। कहाँ? सुंदरबन में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपको किया गया था 1972 में। 1988 की बात करेंगे तो वन नीति लाया गया था, ठीक है, वन नीति 1988 में लाया गया था। और 1980 की बात करेंगे तो वन संरक्षण आया था। क्या आया था? वन संरक्षण आया था 1980 में, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो 1986 में आया था। और वन्य जीव संरक्षण हम लोग पढ़े 1972 में आया था। नई वन नीति 1988 में आई थी। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया है, ये नेचर क्योर है, ठीक है, नेचर क्योर जो पुस्तक है ये मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मोरारजी देसाई के द्वारा लिखा गया है। कौन? नेचर क्योर। अब बाकी जो दिया गया है 3 ऑप्शन, विसर्जन, गार्डनर, द कोर्ट डांसर, ये तीनों का तीनों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? ये 1937 में किया गया था, ठीक है, 1937 में किया गया था। महात्मा गांधी को कुल कितने बार? 5 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 5 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 1937 में पहली बार और 1948 में लास्ट बार दिया गया था, ठीक है, 1948 में अंतिम बार इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, 1948 में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा वियना में। कहाँ हो जाएगा? वियना में। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ये हो जाएगा लूना 9। कौन हो जाएगा? लूना 9 हो जाएगा। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो ये उड़ीसा में। रत्नागिरी मठ की बात करेंगे तो ये उड़ीसा में है। ये कौन सा? ये बौद्ध मठ है, ठीक है, ये बौद्ध मठ है। रत्नागिरी मठ जो है ये बौद्ध मठ है। अगला प्रश्न है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर कार्य करती है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ये हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण पर। किस पे? द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? ठीक है, वीक एसिड की बात कर रहे हैं तो वीक एसिड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा CH3COOH, ठीक है, ये COOH हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? एसिटिक अम्ल हो जाता है, ठीक है, एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है?
क्लोरोफिल की घटक की बात नहीं कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्नेटाइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ये हो जाएगा आपका यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करेंगे अयस्क का तो क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोडम ये सब होता है। और मैग्नीशियम का होता है डोलोमाइट, कार्नेलाइट आपका ये हो जाएगा कार्नेलाइट, और हो जाएगा आपका डोलोमाइट। यहाँ पे क्या दिया हुआ? कार्नेटाइड दिया हुआ, ये यूरेनियम का हो जाएगा। पिच ब्लेड हो गया आपका, कार्नेटाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूरेनियम का। पोटेशियम की बात करेंगे तो कार्नेलाइट और नाइटर हो जाएगा। ठीक है, कार्नेलाइट एवं नाइटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों का पर विचार कीजिए, विचार करना है। ठीक है ना। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग का तत्व है। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है हैलोजन वर्ग का तत्व है। और गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, ये भी सही है हमारा। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज भी कहा जाता है। ठीक है, लिथार्ज भी कहा जाता है। किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? यानी कि किसी विलयन में विलय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका विलयन का सांद्रता। क्या कहलाता है? विलयन का सांद्रता कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? लकड़ी की अल्कोहल के रूप में बात करेंगे तो ये मेथिल अल्कोहल को जाना जाता है। किसे? मेथिल अल्कोहल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पौधे के मूल यानी कि जड़ जल का अवशोषण किस क्रिया से करता है? तो ये प्रासरण क्रिया से करता है। ठीक है, प्रासरण क्रिया से करता है। अगला प्रश्न होगा आपका कि निम्न में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, ये हो जाएगा आपको क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, आ रहा होगा कि अब क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं होगा, तो इसमें क्या दिया हुआ? फूलों तथा बीजों को, ना कि पत्ती को क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। ठीक है, पत्ती को रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट, और बात करेंगे हम बीजों और फूलों को तो ये करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट करता है। निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का भाग नहीं है की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाहिका। ठीक है, वाहिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? ये हो जाएगा आपको इकाइनोडर्मेटा का। किसका? इकाइनोडर्मेटा का हो जाएगा। रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो ये थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। कौन करता है? थ्रोम्बोसाइट मदद करता है रक्त के थक्का बनने में। और लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो ये लिम्फोसाइट जो है आपको एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न है 63 नंबर कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? तो छांटिए इसमें। देखिए, ये नहीं होगा, गठिया भी नहीं होगा, मधुमेह भी नहीं होगा, तो आपको कौन हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, ये मलेरिया हो जाएगा। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाया जाता है? मेहसाना और सुरती की बात करेंगे, ये आपको किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको कहाँ? गुजरात में पाया जाता है मेहसाना एवं सुरती। हरियाणा नहीं मारिएगा, ठीक है ना। गुजरात में पाया जाता है मेहसाना एवं सुरती। निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, पौधों को वृद्धि कर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको ऑक्सिन। कौन हो जाएगा? ऑक्सिन जो है पौधों को वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? ये ऑक्सिन करता है। और ऑक्सिन की खोज किसने किया था? तो आपको डार्विन ने 1980 में किया था। ठीक है, 1980 में किया था। पौधों को जो वृद्धि को नियंत्रित करता है हार्मोन ऑक्सिन, उसकी खोज। और बात करेंगे हम कि पौधों को बौना बनाने से यानी कि बौना बनाने से रोकने यानी कि लंबा होने में जो सहायक होता है उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन। कौन सा? जिब्रेलिन है। और पौधों के वृद्धि रोधक हार्मोन जो है वो एब्सिसिक होता है। क्या होता है? एब्सिसिक होता है। ठीक है, एब्सिसिक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। जी का मान क्या होता है ध्रुव पर? तो ध्रुव पे बात करेंगे ना आपका, तो ये हो जाएगा सार्वधिक। ध्रुव पे सार्वधिक हो जाएगा। और बात करेंगे हम, ये विषुवत रेखा पे कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम किस पे होगा? तो ये आपको विषुवत रेखा पे। किस पे हो जाएगा? विषुवत
रेखा पर, ठीक है, विषुवत पे सबसे कम हो जाएगा, विषुवत पे सबसे कम हो जाएगा। और बात करेंगे हम अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान में क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे दोनों में ही घटेगा, क्या होगा, घटेगा। अगला प्रश्न है, और घूर्णन की गति, जब पृथ्वी की घूर्णन की गति को घटाएंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाता है, ठीक है, पृथ्वी का मान उसमें घूर्णन गति जब घटाएंगे तो जी का मान बढ़ जाता है। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई है, फोटोन कण की खोज की बात करेंगे, ये किसके द्वारा, ये आइंस्टीन के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा किया गया है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है, तो इसकी आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, जबकि तरंगदैर्घ्य एवं चाल दोनों बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य एवं चाल दोनों जो है बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहती है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है, नियंत्रक छड़ के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बोरॉन एवं किसका किया जाता है, कैडमियम छड़ का, ठीक है, कैडमियम छड़ का किया जाता है प्रयोग, किसमें, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में। दिए गए विकल्प में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है, सदिश राशि की बात करेंगे तो बल, वेग, विस्थापन, त्वरण हो जाएगा, और कार्य की बात करेंगे ये आपका हो जाएगा अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है, स्वर धरोहर उत्सव की आयोजन की बात करेंगे तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है, तो ये आपको ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है, किसके लिए, पागल खाना के लिए चुना गया है, ठीक है, ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए चुना गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। और बात करेंगे 21 में तो ये असगर वजाहत को महाबली के लिए दिया गया था। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है, परम शक्ति की बात करेंगे तो ये IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है, कहाँ, IIT खड़गपुर में। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन को देखना है। तो इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। हैप्पीनेस में बात करेंगे तो 126वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, पहले स्थान पे फिनलैंड को रखा गया है, दूसरे स्थान पे आपको डेनमार्क, देखिए इसमें दिया भी हुआ है, फिनलैंड को आपको पहले स्थान पे रखा गया है, डेनमार्क को और आइसलैंड को दूसरे एवं तीसरे स्थान पे। ये तीनों का तीनों जो है ना हमारा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा हमारा। इसको कौन जारी करता है, तो ये प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, किसको, हैप्पीनेस इंडेक्स को, हैप्पीनेस इंडेक्स को। ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया, तो ये मिस्र के साथ किया है, किसके साथ, मिस्र के साथ किया है, ठीक है, मिस्र के साथ आपको साइक्लोन फर्स्ट का शुरुआत किया है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, और इसका आयोजन कहाँ है, जैसलमेर में किया गया है, ठीक है, जैसलमेर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है, ये आपको किया गया है इंदौर में, किया गया है, इंदौर में किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है, ये आपको किया गया है स्पेन में। कहाँ किया गया है, स्पेन में किया गया है, मैड्रिड स्पेन में। जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर का आयोजन किया गया है, पर्यटन मेला का नाम क्या दिया गया है, फितूर, यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है, प्रदर्शनी यानी कि फितूर का आयोजन किया गया है, ठीक है, फितूर का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को हमको चुनना है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक रहा है, बिल्कुल सही है। इसमें बिहार का स्थान अंतिम रहा है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा रहा है, छोटे राज्यों में सिक्किम का श्रेष्ठ स्थान रहा, बिल्कुल गलत है। ये आपको इसमें जो है बिहार का स्थान अंतिम रहा है, ये नहीं है। बिहार का स्थान हो जाएगा आपका, बिहार का स्थान हो जाएगा अंतिम से तीसरा, ठीक है, अंतिम से तीसरा है,
और दूसरा तो इसमें दिया हुआ ही पश्चिम बंगाल, तो अंतिम किसका है, अंतिम हो जाएगा आपको यूपी का, ठीक है। लास्ट जो है ये यूपी का है, ठीक है, लास्ट यूपी का है। अगला प्रश्न है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। 2023 में तो ये मोटे अनाज के रूप में मनाया गया है, किसको, 2023 को। अगला प्रश्न है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ठीक है। ये तो अगर याद होगा तो बनेगा सबसे, नहीं तो याद कर लीजिए। इसमें हो जाएगा आपको 13,07,25,310, ठीक है, 13,07,25,310 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो ये सुधा मूर्ति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुधा मूर्ति हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे फीफा विश्व कप के बारे में दिया हुआ है, देखना है इसमें कि कौन सा कथन असत्य है। गोल्डन बूट पुरस्कार विलियम एम्बाप्पे को दिया गया है, सही है ये हमारा, ठीक है। गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोन मेसी को दिया गया है, ये भी सही है। अर्जेंटीना यह दूसरी बार खिताब जीता है, देखिए यही गलत है, ठीक है। अर्जेंटीना ये दूसरी बार खिताब जीता है, ये आपको गलत है। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया है, आपको ये भी सही है। कौन सा, ये भी सही है, ठीक है। अर्जेंटीना की बात करेंगे तो ये दूसरा नहीं, ये तीसरा है उसका, ठीक है, ये तीसरा है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, देखते हैं। ये किया गया था आपको न्यायमूर्ति KM जोसेफ के द्वारा, किसके द्वारा, KM जोसेफ के द्वारा। इस समिति में बात करेंगे तो आपको प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु हो जाएगा। देख लीजिए कितना करंट अफेयर से सवाल देता है टेस्ट में, इसीलिए करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो ये हो जाएगा आपका क्रिस हॉपकिंस। कौन सा, क्रिस हॉपकिंस हो जाएगा। प्रीतजर पुरस्कार 2023 किसने जीता है। प्रीतजर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये किस क्षेत्र से इसका संबंध है, इसका संबंध वास्तुकला से होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर से संबंध होता है किसका, प्रीतजर पुरस्कार का। आर्किटेक्चर से संबंधित होता है और इसका किसको दिया गया है, प्रीतजर पुरस्कार 2023 को किसे मिला है, तो ये मिला है आपको डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला है। किसको, डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है आपको अहमदाबाद में। कहाँ किया गया है, अहमदाबाद में किया गया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित की बात करेंगे तो त्रिशूरपुरम कहाँ मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम तमिलनाडु, ये तो गलत है आपका, ठीक है। कहाँ, ये केरल में मनाया जाता है, आपको केरल में त्रिशूरपुरम मनाया जाता है, केरल में। खरांची उत्सव बात करेंगे, ये भी आपका गलत है, आपको त्रिपुरा में, कहाँ, त्रिपुरा में बात कर राथी हुआ है सारा उत्सव का, ठीक है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। तुरग्या उत्सव की बात करेंगे, तुरग्या उत्सव ये आपका सही है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और परशुराम कुंड महोत्सव की बात करेंगे आपको छत्तीसगढ़ नहीं, ये भी अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है परशुराम कुंड महोत्सव। त्रिशूरपुरम केरल हो जाएगा, खचांची हो जाएगा आपका त्रिपुरा, तुरग्या अरुणाचल प्रदेश, परशुराम कुंड ये भी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है, देख लीजिए 2023 तक रखा है। और WHO की बात करेंगे तो ये 2030 तक रखा है, ठीक है। WHO ने कब तक ये रखा है, 2030 तक, और भारत सरकार ने 2023 तक रखा है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, ये हो जाएंगे आपका IRDAI का देवाशीष पांडा है। कौन है आपको, देवाशीष पांडा है। अगला प्रश्न है, और फिक्की के महासचिव की बात करेंगे शैलेश पाठक, ये हो जाएंगे आपके फिक्की के महासचिव, ठीक है, फिक्की के महासचिव हो जाएंगे शैलेश पाठक। और हिमांशु पाठक की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या थी, ये बात करेंगे तो क्लोज द केयर गैप इसका थीम था। कौन था, क्लोज द केयर गैप इसका थीम था। कैंसर दिवस की बात करेंगे तो आपको 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब, 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर दिवस।
अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अंकुला का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है टेबल टेनिस से है। किससे? टेबल टेनिस से है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है कि 49वां G7 जो है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको जापान में। कहाँ किया जाएगा? जापान में 2023 में, ये आपको जापान में। और बात करेंगे अगर हम 48वां यानी 2022 में जो 48 नंबर का हुआ था 2022 में, ये आपको हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। और बात करेंगे अगर हम 50वां जो 50 नंबर का होगा वो आपका हो जाएगा इटली में। कहाँ होगा? इटली में होगा। ठीक है, 2024 में। 2024 में कब होगा? 2024 में इटली में होगा। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया। प्राथमिक घाटा का अनुमान की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 70,68,845 करोड़। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 7,06,845 करोड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देशों का सही क्रम कौन सा है? तो सिंगापुर तो सही है, सिंगापुर, UAE, मॉरिशस, सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। तो ये हो जाएगा आपका सिंगापुर, मॉरिशस एवं UAE हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पे मॉरिशस है, 3 नंबर पे UAE है। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं, देखिए ये मैथ का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मौसौ 15 है तो दोनों संख्याओं का लौसौ क्या होगा? एकदम इजी है। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है आपको। दो संख्याओं यानी कि 3:4 है, तो आपको कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है ना, तो क्या निकालना है आपका? लौसौ निकालना है। सीधे करिए, इसको अनुपात है ना 15 × 3, 15 × 3 कर देना है आपको। कितना हो जाएगा? 45 आ जाएगा। फिर 15 × 4 कर देना है, 15 × 4 कर देना है। ये कितना आ गया आपको? 60 आ गया। ठीक है, 60 आ गया। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, यहाँ कर देना है आपको 45 × 60 और कितना दिया हुआ है आपका? यहाँ पे 15 दिया हुआ है मौसम। अब काट दीजिए इसको। ठीक है, काटिएगा तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, 180 आ जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा कि अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इसको 6 है तो 6 क्रमिक सम संख्याओं तो 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 6x हो जाएगा। और 6 क्रमिक संख्याओं का योग निकालिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। 6x + 30 हो जाएगा। और बट्टे में कितना है? 6 संख्या है तो आपको बट्टे में 6 कर देना। और कितना दिया गया है? 25 दिया गया है। सॉरी, बराबर में 25 देना। अब इसको तोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, इसको तोड़ना है तो फिर तोड़ने पे कितना आ जाएगा आपको? 10। इन दोनों का देखिए, x का मान आ जाएगा आपको 20। 1 मिनट रुक जाइएगा, बता देते हैं। इसमें है देखिएगा 6x / 30, 6x + 30/6 करना है तो इसमें हो जाएगा आपको बराबर में 25 करना है। तो इधर लीजिएगा तो फिर 6x + 30 हो जाएगा, बराबर 150 हो जाएगा। 6x देखिए 6x + 30 बराबर 150 हो गया। अब इधर करेंगे तो हम 6x बराबर कितना हो जाएगा आपको? इधर करेंगे तो माइनस में चला जाएगा तो 150 - 30 कितना हो गया आपका? 120 हो गया। तो x बराबर निकाल लीजिए। x बराबर हो जाएगा आपका 120/6 हो जाएगा। कितना हो गया? 6 × 2 = 12। ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया? x का मान आया आपका 20। x का मान मेरा कितना आया? x का मान आया है हमारा 20। ठीक है, जब x का मान हम निकाल लिए 20 तो इसमें क्या कह रहा है? सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हमारा क्या था? x है। तो x है तो x का मान 20 आया। और सबसे बड़ी संख्या क्या था हमारा? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो 30 - 20 कितना आ गया आंसर?
10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a प्लस बी है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये तो सूत्र पे बनेगा, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर होता है ना, उस पर निकालिएगा तो निकल जाएगा आपको। और ये 99 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि थोड़ा सा सोल्यूशन इसका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए देख लीजिएगा, ऐसे बोलिएगा तो भेज देंगे हम लोग ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सोल्यूशन इसका भेज देंगे बना के। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। देखिए ये थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है, इसमें क्या किया है ना, मतलब दोनों का क्यू कर दिया है, ठीक है, प्लस क्यू किया है, यहाँ पे 1 का क्यू करके प्लस किया है, फिर यहाँ पे 2 का क्यू करके प्लस किया है, फिर यहाँ पे 3 का क्यू करके प्लस किया है। इससे आपको हो जाएगा कितना आ जाएगा आंसर, 238 आ जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए। यानी कि किसको बदल देंगे तो आपको 768 आ जाएगा, किसको बदलेंगे तो 768 आ जाएगा। तो इसको तो इजी है, इसको करके देख लेना है, तो आंसर आ जाएगा आपका 6 तथा 8 आ जाएगा। कौन सा, 6 तथा 8 आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पहला सेट को समाप्त किए हैं, ठीक है, कैसा लगा आप लोग रिव्यू एक बार ज़रूर देंगे और इसके साथ दूसरे सेट नंबर लाएंगे, ठीक है। जो भी अगर मैथ का प्रश्न होगा, अगर नहीं चाहिए अगर सोल्यूशन तो बता दीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स पे, हम टेलीग्राम ग्रुप पे इसका सोल्यूशन बनाकर डाल देंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ इस सेट को समाप्त करते हैं। सभी को जय हिंद।